हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में किसी भी गिवन कोडिंग एग्जांपल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि कुछ तो हमने स्टैंडर्ड तरीके हमने समझ रखे हैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। अब हम एजम्प्टोटिक नोटेशंस भी जानते हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। बेस्ट केस, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हो। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की, बिग ओ नोटेशन की। जो भी गिवन सेट ऑफ कोड्स होंगे, जो कोडिंग एग्जाम्पल होंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैसे निकालना है। कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जावा में हो, पाइथन में हो, सी प्लस प्लस में हो। उस कोड को समझकर हमको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की प्रैक्टिस डेवलप करनी है। ये संभवतः अभी लास्ट लेक्चर होगा इस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का। फिर कुछ हम डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात शुरू करेंगे, और फिर वापस हम जितने भी सॉर्टिंग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ट्री ग्राफ के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, या रिकर्शन को लेकर आगे जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करेंगे, हर केस में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। क्योंकि अभी कोशिश कर रहे हैं हम कि एन स्क्वायर लॉग एन स्क्वायर, इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी के कोड्स को हम समझें और उनका कैलकुलेशन कर पाएँ। वो थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ें। अदरवाइज इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तो आपको लगेगा कि अब स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज ये कब आएंगे। तो हम लोग एक लेवल पर अब थोड़ा सा स्विच करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स को, फिर हर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में भी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कुछ कोडिंग एग्जाम्पल हैं। चूँकि हम सी प्लस प्लस में अभी डीएसए को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये कोडिंग एग्जाम्पल भी सी प्लस प्लस में है। तो सिंपल फंक्शन दिए हुए हैं, सिर्फ आपको क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या लिखा है, इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। मीनिंग इस बात को लेकर है कि लूप अगर कहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि सबको लूप बेस्ड ही है शुरुआत समझने के लिए। हाँ, जब रिकर्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको, भी लूप की क्लैरिटी है तो फिर रिकर्शन को भी समझना हमारे लिए आसान होगा आने वाले समय में। तो ये कोड है, हमारे पास एक लूप है, i1 i मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन और इक्वल टू n। अब सपोज n मैंने 10 पास कर दिया यहाँ पर, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसके हिसाब समझ में आएगा हमको क्या इसकी एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो i1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, यहाँ पर सेकेंड टाइम आएगा इंक्रीमेंट होने के बाद 2 इंटू 2 4 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब i3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये थर्ड टाइम भी एग्जीक्यूट हो गया। अब फोर्थ टाइम जब भी आएगा, 4 इंटू 4 16 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये जब मैंने 10 दिया था यहाँ पर, तो मेरे टोटल 3 राउंड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए। अब ये 10 की बजाय अगर 100 होता दोस्तों, तो ये 100 के लिए तो अभी 4 भी चलता अपना, 1 चलता, 2 चलता, 3 चलता, और फिर 4 आ गया। 16 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू। 5 हो गया, 25 लेस देन इक्वल टू 100 फिफ्थ टाइम चल गया। आई हो गया 6 इंटू 6 36 लेस देन इक्वल टू 100, तो ये 6 टाइम चल जाएगा। 7 इंटू 7 कितना आ गया यहाँ पर दिख रहा है आपको। मतलब यहाँ पर हम लोग 7 इंटू 7 मतलब 49, 8 इंटू 8 64 अगेन ट्रू, 9 इंटू 9 81 नाइन्थ राउंड भी ट्रू। जब ये 10 होगा आई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 लेस देन इक्वल टू 100, मतलब ये 10 टाइम्स भी चलेगा। मतलब जब मैंने 100 दी वैल्यू, तो ये कितनी बार चल रहा है 100 के लिए 10 टाइम्स, और जब मैंने 10 दिया था तो 3 टाइम्स। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ रही होगी। अभी लॉगिन तो नहीं है, डिवीजन तो नहीं है, दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ n। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि जब 10 का अंडर रूट है, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, सो इट विल रन फॉर 3 टाइम्स। 100 दिया है, अंडर रूट ऑफ 100 विल बी 10। तो ये जो लूप है, n की हर वैल्यू के लिए रूट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा।
So the complexity of this particular code will be order of अंडर रूट ऑफ n, और आपको याद होगा अंडर रूट n log n फिर अंडर रूट n। समझ में आ रहा है केस आपको? तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, जो ऑर्डर ऑफ 1 देन log n अंडर रूट n देन n। तो 1 और n के बीच में आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर? log n कॉम्प्लेक्सिटी और अंडर रूट n। तो ये इस ऑर्डर में आपको इवोल्यूशन में आएगी टर्म। समझ में आ रहा है केस क्या करना है? लूप को स्टेप बाय स्टेप आप रन करो, समझो, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो अगर वो डिवीजन वाला केस होगा तो लॉग इन वाली कोई स्थिति बनेगी, पर और सिंपल आई होता है ये तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाता, जो कि आपको याद होगा हमने लीनियर सर्च इंप्लीमेंट किया था, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी इट वाज ऑर्डर ऑफ एन। किसी भी एलिमेंट को मैक्सिमम एन कंपैरिजन में हम लोग सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च में हमने पढ़ा था कि 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 टू द पावर 10 एलिमेंट्स होंगे। 1024 एलिमेंट्स को मैक्सिमम 10 राउंड में सर्च कर लेते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू 10 टाइम्स डिवाइड करेगा। जो सर्चिंग रेंज है वो आपकी डिवाइड होती जाती है वहाँ पर, तो उसका परफॉर्मेंस लॉगिन का परफॉर्मेंस अंडर रूट n से बेटर होता है कंपैरिजन में। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा फर्स्ट कोड है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ में आना जरूरी है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रूट n। सेकेंड देखते हैं अब, इसे एक एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लें, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। ये फर्स्ट लूप चल रहा है n टाइम्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, i1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस n टाइम चल रहा है। इसके अंडर में ये सेकेंड लूप है, देख के तो इसको भी लग रहा है कि n टाइम चल रहा है, j1 j लेस देन इक्वल टू n। पर आपको समझना पड़ेगा अंदर की स्थिति क्या है, इंक्रीमेंट की स्थिति क्या है, या इंक्रीमेंट के नीचे तो नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर जय रंजीत प्रिंट होने के बाद इट विल ब्रेक। ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया, इसका फर्स्ट राउंड आया और ब्रेक हो गया, फिर आउटर का सेकेंड राउंड, फिर इसका फर्स्ट राउंड, फिर ब्रेक। मतलब ये हो रहा है कि आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर एक बार चल रहा है, 2 के लिए एक बार, 3 के लिए एक बार, 4 के लिए एक बार, 5 के लिए एक बार। मतलब यहाँ पर इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही 1, अरे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भले ही n टाइम दिख रहा हो, पर दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ 1, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी प्लस ऑर्डर ऑफ n। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि जिसको t ऑफ n टाइम जिसको लग रहा हो, तो ये टाइम बड़ा टाइम है और ये कांस्टेंट टाइम है, तो दैट कैन बी एलिमिनेटेड, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड विल बी ऑर्डर ऑफ n। वी ओनली कंसिडर द हायर टर्म। ये हमने बात की थी एक एजम्पशन, एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जो भी हायर वैल्यूज होंगी उनको हमें कंसिडर करना है, कांस्टेंट को यूजुअली वी इग्नोर इन अवर केसेस। तो यहाँ पर ये दिख रहा है ये तो n टाइम्स था ऑर्डर ऑफ n के हिसाब से, ये लूप n टाइम है, लेकिन इसमें ब्रेक स्टेटमेंट के कारण हर एक राउंड के बाद आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये दो ऑर्डर ऑफ वन टर्म है 2 बार। अरे ब्रेक भी चलेगा तो सही ना, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर ऑफ 1 में होगा, वो भी कांस्टेंट टाइम में। तो इन ऑल सारी कांस्टेंट टर्म हम इग्नोर कर देंगे और फाइनली वी गेट दिस ऑर्डर ऑफ n। तो ये हमको ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा यहाँ पर कोड। एक बार और देख लो, समझ लो आप इसको, क्योंकि कोडिंग एग्जाम्पल अगर आपके सामने है किसी भी लैंग्वेज में तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो मैं हर तरह के वेरिएशन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूट n हमने देखा, फिर यहाँ पर इट वाज लुकिंग लाइक कि n स्क्वायर होगा, बट ड्यू टू ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो गया। हाँ, अगर ये ब्रेक नहीं होता दोस्तों अभी ये, तो ये पहले आउटर लूप में आया था, तो ये कांस्टेंट नहीं आते, अगेन वो ऑर्डर ऑफ n में ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ पर। तो ये सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, सिंपल है। देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को हम, ध्यान से देख लो आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये n/2 से स्टार्ट हो रहा है, हाफ, मतलब अगर n को मैं 10 मान लूँ अभी, तो नॉर्मल में तो लूप 1 to 10 चलता, बाकी ये 10/2 5, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, 5 6 7 8, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये ऑर्डर ऑफ n/2 टाइम्स तो मान ही लो, क्योंकि बिगिनिंग टाइम इसका n/2 है लूप का, तो ये हाफ टाइम तो चलेगा। सो वी कैन कंसिडर इज ऑर्डर ऑफ n/2, या जिसको बोलते हैं ना इनिशियली कि t टाइम जो है
क्लियर, n/2 टाइम लगना है इसको आइटरेट करने में। सेकेंड वाला क्या होगा, J1 और 1 के बाद फिर n/2, 1 + n/2 मतलब 6 लेस देन इक्वल टू n। तो ये जो दोनों लूप हैं, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, 1 + n/2 मतलब अल्टीमेटली n/2 ही है। तो ये भी t n/2 टाइम लेगा, फर्स्ट और सेकेंड लूप, जिसमें अगर हम n/2 को भी कंसीडर किसमें करेंगे, n में, तो ये दोनों टर्म जो है वो ऑर्डर ऑफ n दे देगी, क्योंकि हाफ टाइम्स हम इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी लूप पूरा चलेगा, आधी बार जो रोटेशन आ रहा है n की वैल्यू के हिसाब से उतनी बार वो पूरा चलेगा। थर्ड को ऑब्जर्व करते हैं अपन, थर्ड लूप में क्या होगा, K1 और 1 लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, यहाँ पर ये वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो 2 से इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हो गया, पहली बार में तो 1 × 2 2, K की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट राउंड के बाद 8 था, 1 के बाद 2 आ गई, नेक्स्ट राउंड में 2 × 2 4, 4 का कंपेरिजन हो गया। थर्ड राउंड में कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 × 2, फिर ये आ गया 8, और 8 के बाद वो कितना हो जाएगा, सीधे 16, और 16 के पहले तो फॉल्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये याद करो बाइनरी सर्च वाले थॉट को, वहाँ पर हाफ कर रहे थे, ये टर्मिनेशन को डबल कर रहा है। डबल करेगा तो लूप की प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये हर जो भी n की वैल्यू है वो एग्जैक्ट हाफ नहीं हो रही, n बड़ा हो जाएगा ना 100, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू डबल हो रही, मतलब ये लॉग में जा रही है। क्लियर, नॉर्मल +1 होता तो वो चीज़ अलग होती कहानी में, वो n/2 को भी हम लोग n में कंसिडर करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना जरूरी है, ये K+2 होने से क्या हो गया, इसने इस लूप को अब लॉग एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, इफेक्ट क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का अपोजिट लॉग में आएगा इम्प्लीमेंटेशन में। तो इस वाले की कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल जाएगी लॉग n में। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ n प्लस मल्टीप्लाई, ये ऑर्डर ऑफ n है ये भी, तो इसको हम लिख सकते हैं, और ये है प्लस लॉग ऑफ n, तो ये आ जाएगा बेसिकली n², जो पहले वाला है ऑर्डर ऑफ n² और log n/2। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों तो n² दे रहे हैं आउटर के दो लूप, और ये लूप में ×2 होने के कारण ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4। और हमने पढ़ा भी है कि अगर 2⁻4 अगर 16 है तो आप लिख सकते हो log 16/2 = 4। तो ये log n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इट विल आइटरेट फॉर 4 टाइम्स। ये मैंने बाइनरी सर्च में भी आपको निकाल के बताया है पहले कि अगर 2⁻4 = 16 है, दैट कैन बी री रिटन विद दिस log 16/2 = 4। तो log n इक्वल टू कितना आ रहा है, वो आइटरेट कितनी बार करेगा, टोटल 4 टाइम्स। तो ये लूप चलेगा log n टाइम्स के लिए यहाँ पर, k वाला लूप, और ये दोनों n टाइम्स के लिए चल रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ n² log n, सो दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझते जाना है, प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको कुछ कोडिंग एग्जाम्पल ले लेके सेट करनी है। और अभी तो ये हम बहुत शुरुआती दौर बात करें, रिकर्शन आएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर की डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी हमारे पास, ट्रीज ग्राफ्स के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आएंगे। तो प्रैक्टिस हमें अभी से डेवलप करनी शुरू से, कि जिस एल्गोरिथम जिस ऑपरेशन की बात हम करें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। दोस्तों डीएसए की स्टडी का इंपॉर्टेंस ही यही है कि आप जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फोकस करोगे उतना हम लोग समझ पाएंगे हर एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ I1 i लेस देन और इक्वल टू n/3, n को 3 से डिवाइड कर दिया अपन ने यहाँ पर, तो ये अगर 10 होगा तो ये चल रहा है 3 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट 1 2 3। ये चल रहा है J1 j लेस देन इक्वल टू n और j बराबर j + 4, मतलब j को 4 से बढ़ा दिया अपन ने, 1 + j 5 हो गया, ये
5 लेस देन इक्वल टू पर ये प्लस वाली वैल्यू है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो लूप है दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या बन रही है, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये सिंपली n/3 टाइम्स चलाया इसको अपन ने, डिवाइड करा यहाँ पर। तो n/3 डिवाइड करने का मीनिंग समझ में आ गया क्या हो रहा है, कंसेप्ट क्या बोलता है अपने को यहाँ पर, कि इसको हम लोग n टाइम्स एग्जीक्यूट कर दें और उसके बाद फिर J1 से लेके n तक चला रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है कितने से, 5 से। तो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आनी है ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n, तो ये हो जाएगी इस बार ऑर्डर ऑफ n²। तो ये n² कॉम्प्लेक्सिटी का केस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों। इसके पहले वाले केस आपको समझ में आ रहे होंगे। ये हमने √n वाला केस देखा था पहले, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर में नॉर्मल वैल्यू प्लस के साथ जा रही है तो आपको इशू नहीं है, मल्टीप्लाई से वो चीज़ का इफेक्ट आएगा। ये तो ब्रेक ने इसको ऑर्डर ऑफ n में कर दिया था। ये n² log n वाला केस था, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करो या इधर से आप सर्च कर लो एक ही बात है, ये कंपैरिजन में आ जाएगा। यहाँ पर 2 से लगातार डबल जा रहा है, और अगर ये k इंटू k होता तो ये भी अंडर रूट में आ जाता यहाँ पर अभी। और ये जो केस है ये दोनों में ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि सिंपल प्लस का थॉट है। n की कोई बिगर वैल्यू अगर लेके चलोगे तो ये आपको ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वो लीनियर टर्म में, तो सिंपल आपको ऑर्डर ऑफ n में रिजल्ट दे देगा यहाँ पर। क्लियर? ना ये लॉग में मूव करेगा ना ये अंडर रूट में जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस सिंपल सा थॉट है। ये दोनों लूप सिंपल ऑर्डर ऑफ n, मतलब कोई भी लूप डिवाइड हो रहा हो 3 से, 2 से, 5 से, तो उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर कंपैरिजन वाली टर्म मल्टीप्लाई से या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही घट रही है तो आपको चिंता करना है। बाकी प्लस वगैरह के साथ में अगर वैल्यू आगे बढ़ रही है तो वो कोई एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम के हिसाब से उसका डिवीजन नहीं देगा, वो रहेगी लीनियर ही, कम ज़्यादा होगी लेकिन होगी लीनियर पाथ पे ही कहीं ना कहीं वैल्यू। तो ये एक समझने वाली बात थी ऑर्डर ऑफ n²। ये देखते हैं अपन क्या हो रहा है। अब ये तो 1 i लेस देन इक्वल टू n, तो ये तो t ऑफ n टाइम है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। आउटर लूप में कोई इशू नहीं है। J1 j लेस देन इक्वल टू n, ये वही आ गया सेम, कैसा आ गया, j असाइंस j मल्टीप्लाई बाय 2, वही डबल जो अपन ने बात की थी ना अभी एक्सपोनेंशियल वाली, वैल्यू बढ़ती आ रही है। तो जब ये 1 होगा तो ये सपोर्ट 10 वाली वैल्यू के साथ चल रहे हैं, तो आउटर तो पूरा 10 टाइम चलेगा लूप और इनर लूप चलेगा 1, फिर नेक्स्ट टाइम 1 के बाद 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, वही है, बस एक ही लूप है, सिंगल लूप। तो यह n और ये है लॉग n टाइम, तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऐड करेंगे हम यहाँ पर तो ये सिंपल हो गया। अब ऑर्डर ऑफ n लॉग n, जो कुछ नहीं लिख रहे हैं अपन तो बेस 2 ही मानेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बेस 10 और बेस 2, कंप्यूटर फील्ड में कुछ भी हम एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं तो यूजुअली लॉग 2 से अपने को ज़्यादा काम पड़ता है। और ये क्लैरिटी होगी आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पर, तो ये वो सिंपल केस है, ये तो n टाइम चल रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पर ये चूंकि टर्मिनेशन में दिख रहा है आपको कि ये ट्वाइस कर रहा है वैल्यू एक्सपोनेंट के साथ में, तो ये लॉग n कॉम्प्लेक्सिटी में मूव करेगा यहाँ पर। इसमें देख लेते हैं अब, सिंपल वाइल लूप के साथ दिया है तो लूप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको n टाइम से। यहाँ चल रहा है 2 इंटू आई, ये तो मतलब पिछला तरीके ही केस हो गया, j बराबर j इंटू 2। देखो आप ये जैसा है j इंटू 2, तो ये आई भी वही मिल रहा है यहाँ पर आउटर, तो ये आउटर लूप जो दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है आपको लॉग n के ट्वाइस होने से। क्लियर? क्योंकि आप कंपैरिजन जब करोगे तो डबल से बढ़ेगा, तो ये लॉग n टाइम में इसके राउंड पूरे कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। j को हमने शुरू किया n से, बस उल्टा कर दिया, मतलब n to 1 तक चलेगा ये, और ये डिवाइड हो रहा है। ओके, तो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया,
10/2, 5, फिर 5/2, 2 और फिर 1, तो ये भी हाफ से डिवीजन है पूरा यहाँ पर। तो दिस इनर लूप विल ऑल्सो रन फॉर log n टाइम्स। तो ये दोनों लूप, आउटर लूप भी log n टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ इधर फर्स्ट जो एलिमेंट है आई, ये 2 से बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, क्लियर। और यहाँ हाफ से डिवाइड हो रहा है, तो बात एक ही होगी, दोनों सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल हो रहा है और यहाँ पर ये कंपैरिजन से इसको रिड्यूस कर रहा है हाफ से। तो दोनों लूप आपके log n टाइम चल रहे हैं, तो मतलब ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ log स्क्वायर n बेस 2। दोस्तों ये log स्क्वायर n, log n इंटू log n, क्लियर। तो ये log स्क्वायर n कॉम्प्लेक्सिटी में ये लूप चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ कि वो या तो कंपैरिजन जिस वेरिएबल से कर रहे हैं उसको डबल कर रहा है क्या, और या फिर जब आप टर्मिनेशन या काउंटर दे रहे हो वो हाफ तो नहीं हो रहा है। ये दो चीज़ों को ध्यान रखना। इन जो एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिए थे, इनमें से मैंने ये कोशिश करी कि आपको सिंपल √n, n स्क्वायर, log n इन कॉम्प्लेक्सिटी को लेके क्लैरिटी हो जाए। रिकर्शन के साथ में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है वो जब मैं रिकर्सिव एल्गोरिथम डिस्कस करूँगा तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। चूँकि अब हमें आगे थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा शुरुआत करेंगे अरेज, लिंक लिस्ट के फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टैक, क्यूज एंड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब इम्प्लीमेंटेशन को लेके बातचीत शुरू करें, कोडिंग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। C++ के साथ इम्प्लीमेंट करना है हमको पूरा। तो मुझे उम्मीद है ये कुछ बेसिक कोडिंग एग्जाम्पल थे, इनको लेके आपको क्लैरिटी हो गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।